तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आंसर होगा ललिता नटराजन ने। तो चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता है ललिता नटराजन, जिन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग का इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। ये पुरस्कार बाल श्रम से निपटने में असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए 2008 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था और इस पुरस्कार का नाम एक पाकिस्तानी बच्चे इकबाल मसीह के नाम पे रखा गया था, जिसे 4 साल की उम्र में गुलामी में बेच दिया गया था। फिर जब वो 10 साल का हुआ तो 10 साल की उम्र में वो वहां से भाग आया और बाल मजदूरों के अधिकारों के लिए एक मुखर वकील बना। पर 1995 में 12 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता? ललिता नटराजन ने। और बाकन जगदीश सुधाकर का नाम याद है? यूनेस्को का मिशेल बैटिस अवार्ड इन्होंने जीता था। उन्हें यह पुरस्कार मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए दिया गया। हरि बालकृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता। और पूर्णिमा देवी बर्मन, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इन्हें मिला था। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं, जिनको अभी लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब दिया क्यों गया? तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, कोविड-19 महामारी और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भारत की बैंकिंग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से संचालन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस लेखक ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा। तो इतिहासकार और लेखक हैं रामचंद्र गुहा, जिनकी पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। इसने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। 2023 में ये इसका 20वां संस्करण है। इस पुरस्कार की स्थापना सन 2003 में ब्रिटिश इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की याद में की गई थी। बाकी अभी आपको बताए, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है ललिता नटराजन ने, बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया गया। ये प्रिट्जकर पुरस्कार अभी जीता है सर डेविड चिपरफील्ड ने। 32वां व्यास सम्मान जीता 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि 2022 के लिए बताओ सरस्वती सम्मान किसने जीता, तो शिव शंकरी ने जीता है, तमिल लेखक हैं, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना, न्यूज में है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन एप्पल अवार्ड की, जो कौन देता है? लंदन की एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और अभी ये तेलंगाना के 5 इमारतों को दिया गया है और इस तरह तेलंगाना पहला राज्य बन गया है ये अवार्ड पाने वाला। तो अभी तेलंगाना की 5 इमारतों को ये अवार्ड दिया गया है और इस तरह तेलंगाना पहला राज्य बन गया है ये अवार्ड पाने वाला। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला था? हैदराबाद को। जबकि वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड मिला था मुंबई को। और अब ये ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है तेलंगाना को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे यूरोप के प्रतिष्ठित ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय को। तो अभी चार्ल्स विलोन फाउंडेशन ने घोषणा की है कि लेखिका अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अरुंधति रॉय, इनको ये पुरस्कार 2021 में प्रकाशित आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार के रूप में इनको भारतीय रुपयों में बात करेंगे तो 18 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, इन्हीं से मिलता जुलता नाम एक मैंने यहाँ पे लिखा है, अनुराधा रॉय। आपको बताए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हमने पढ़े थे, उसमें पढ़ा था अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अनुराधा रॉय को उनके नॉवल ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, और हिंदी का मिला था बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। अब आपको याद आ गया होगा। बाकी भी केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति मिला एमटी वासुदेवन नायर को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 15 जून को। तो बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम तो वैसे काफी बड़ी है, क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बायस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी लो एंड एविडेंस बेस्ड रेस्पॉन्स। तो थीम आपको ध्यान नहीं रखनी है, इतनी बड़ी थीम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन बुजुर्गों से संबंधित एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। वो मनाते हैं हम 1 अक्टूबर को। फिर बताइए हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 14 जून को। तो पूरे विश्व में रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2004 में मनाया गया था। बात करें इस बार की थीम क्या है? खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। यानी कि गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। और इस बार इसका होस्ट कंट्री है अल्जीरिया, ये भी ध्यान रखना। और ब्लड से याद आएगा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। अच्छा, एक और दिन है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वो 17 मई को मनाते हैं। वैसे आप जानते हो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 16 जून को। तो हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम है डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। और परिवार से आपको याद आएगा एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है, इंटरनेशनल फैमिली डे, वो हम 15 मई को मनाते हैं। फिर बताइए हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 17 जून को। तो हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉग के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन लोगों को उपजाऊ भूमि को मरुस्थल होने से रोकने का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मनाते हैं। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भूमि क्षरण को रोकने से संबंधित है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, पता है ना टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। पूरा करने का लक्ष्य हमारा 2030 तक है। और मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई मरुस्थल हो गया, डेजर्ट हो गया, उसका जो आगे प्रसार होता है, आगे जब वो फैलता है तो उसी को कहा जाता है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। फिर बताइए हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 15 जून को। तो हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम है विंड एनर्जी पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अच्छा, वैसे आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या लक्ष्य रखा है 2030 तक? मतलब कितना नवीकरणीय ऊर्जा हमें उत्पादित करनी है, या यूं कहूं कि रिन्यूएबल एनर्जी कितना बनाना है हमें। 2030 तक का टारगेट है हमारा 500 गीगावाट का। और आपको याद दिला दूं, चाइना ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल जिसका नाम है JF-22, इसका निर्माण किया है। किसने? चाइना ने। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में जारी सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं। तो आंसर होगा रशिया। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। स्थापना होती है 1966 में। तो अभी इसने ईयर बुक 2023 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया जो परमाणु शस्त्रों के बारे में बताती है कि किस देश के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा रशिया के पास है। आपको लग रहा होगा अमेरिका के पास होंगे, अमेरिका नहीं, रशिया के पास है। फिर आता है अमेरिका की बारी, फिर यूके, फिर चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। मतलब बाकी के तो ऐसे ही हैं। जो अमेरिका और जो रशिया है, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जितने हैं ना, वो 90% इन दोनों के पास ही है। मतलब पूरे विश्व में कितने हैं? 12,512 परमाणु हथियार बताए गए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं,
ये इस रिपोर्ट में बताया गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा 45वां। तो अभी फोर्ब्स ने 2023 के लिए विश्व की टॉप 2000 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें रिलायंस ये 45 नंबर पर है पूरे विश्व में। तो फिर टॉप पे कौन है? अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, वो टॉप पे है। इसके बाद सऊदी अरब की तेल कंपनी है अरामको, ये दूसरे स्थान पर है। वैसे इस लिस्ट में भारत की 55 कंपनियां शामिल है, इसमें से रिलायंस टॉप पर है और कितने नंबर पर है? 45 नंबर पर है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया के स्पेयर द एयर नाम से एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित बताया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो ग्रीन पीस, देखो एक ग्रीन पीस जिसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, उसी की इंडिया में यूनिट है ग्रीन पीस इंडिया उसको बोलते हैं, जिसका यहाँ पे मुख्यालय बंगलुरु में है। तो इसी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है, रिपोर्ट का नाम है स्पेयर द एयर। इसमें कौन सा भारतीय शहर कितना प्रदूषित है ये बताया गया। तो सबसे प्रदूषित भारतीय शहर बताया गया है बंगलुरु को। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे अनुकूल शहर बताया गया? तो आंसर होगा टोरंटो। तो अभी कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 जारी हुआ, जिसमें दुनिया के सबसे फ्रेंडली और दुनिया के सबसे अनफ्रेंडली शहरों की लिस्ट जारी की गई। तो हमसे तो प्रश्न में पूछा गया कि दुनिया का सबसे अनुकूल शहर, फ्रेंडली सिटी, ये कौन सा बताया गया? तो आंसर होगा टोरंटो। वहीं घाना को सबसे अनफ्रेंडली शहर बताया गया और इस लिस्ट में भारत के मुंबई और दिल्ली को भी शामिल किया गया, पर इन्हें दुनिया के अनफ्रेंडली लिस्ट में शामिल किया गया। तो फ्रेंडली सिटीज की लिस्ट जब हम देखते हैं तो उसमें टॉप पर टोरंटो है, दूसरे पे सिडनी है, तीसरे पे न्यूयॉर्क है। अनफ्रेंडली सिटीज की लिस्ट देखते हैं तो उसमें टॉप पे घाना है, सेकंड पे मोरक्को है, तीसरे पे मुंबई है और नई दिल्ली 6वें स्थान पर है। अनफ्रेंडली मतलब व्यवहारिक नहीं, अपने से अपने मतलब रखते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इन्होंने ये लिस्ट जारी की है। फिर बताइए, अभी डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो आंसर होगा डीडी इंडिया। तो अभी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। तो एक तो इसमें यह बताया कि कौन सा देश समाचार पत्रों पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, मतलब समाचार पत्रों पर विश्वास के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तो आंसर होगा फिनलैंड। वहां के 69% लोग न्यूज़पेपर पर ट्रस्ट करते हैं। भारत की वही बात करेंगे तो भारत इस मामले में 24वें स्थान पे आता है, यहाँ के 38% लोग विश्वास करते हैं। और सबसे आखिरी में है ग्रीस, वहां के 19% ही विश्वास करते हैं, यानी कि 100 में से 19 लोग। अब अगर बात करें भारत का सबसे ट्रस्टेबल मीडिया कौन सा है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो आंसर होगा डीडी इंडिया। इसमें 70% लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि 100 में से 70 लोग। दूसरे नंबर पे आता है ऑल इंडिया रेडियो, इस पे 69% लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको पता है अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें भारत 161 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। और एक पुलित्जर पुरस्कार आपने सुना होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, अमेरिका का पुरस्कार है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में टॉप पे रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स। और एक प्रश्न, इसका जवाब दो, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड मेटकॉफ को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। तो अभी मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को हरा करके यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ये मैनचेस्टर में स्थित एक फुटबॉल क्लब है और इंटर मिलान ये इटली का एक फुटबॉल क्लब है। अच्छा, यूईएफए मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि यूरोपीय फुटबॉल संघ। आपको याद है अभी इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अलेक्जेंडर सेफरीन। फिर बताइए, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी पहली बार खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ये किया गया। कहां पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और इसमें ओवरऑल पहले स्थान पे रहा है उड़ीसा
दूसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक। इसमें 5,000 जनजातीय एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 6 खेल शामिल थे। कौन कौन से? खो खो, फुटबॉल, रग्बी, कबड्डी, हॉकी और वॉलीबॉल। तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो, खेलो इंडिया से आपको ज़रूर याद आएगा, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जो कि इसका 5वां संस्करण था, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था आशा। और इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुआ था जो कि इसका 3रा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और इसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी रही, सेकंड पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और तीसरे पे जैन यूनिवर्सिटी रही। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, एशिया कप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे होना है? तो आंसर होगा पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एशिया कप 2023 की, पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा। कब से कब तक? 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक। और इसमें एशिया की टोटल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। तो ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का निदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तम लाल को। तो एनएचपीसी लिमिटेड ये भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी है जिसके अभी डायरेक्टर बन गए हैं उत्तम लाल। एनएचपीसी लिमिटेड की भी बात कर लें, स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर हरियाणा में है और इसके एमडी सीईओ कौन है? राजीव कुमार विश्नोई हैं और डायरेक्टर बन गए हैं ये उत्तम लाल। बाकी अमित अग्रवाल का नाम इंपॉर्टेंट है, अभी यूआईडीएआई के सीईओ बने। और एक और अग्रवाल साहब हैं, नितिन अग्रवाल, ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। जबकि जनार्दन प्रसाद ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल में रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया? नहीं पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा परिणीता चोपड़ा को। मतलब इन तीनों को बनाया है। तो रिलायंस रिटेल का ये ब्यूटी कंपनी है रिलायंस तीरा, जिसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, मतलब पहली बार बनाया इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर। किसे किसे? सुहाना खान को, करीना कपूर खान और कियारा आडवाणी को। तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीएन वासुदेवन को। तो अभी पीएन वासुदेवन को 3 सालों के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिर से एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब अभी तक यही थे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया और अभी एक बार फिर से अगले 3 सालों के लिए इनको एमडी सीईओ बनाया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। वैसे अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने थे संजय अग्रवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी बने, मैनेजिंग डायरेक्टर बने देवदत्त चंद, और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने रजनीश कर्नाटक। तो ये भी अभी नए अपॉइंटमेंट है और बैंक से संबंधित ही अपॉइंटमेंट मैंने इस क्वेश्चन में आपको करा है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में 1 लाख रुपए प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा एमआरएफ का। तो भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयरों में से एक एमआरएफ 1 लाख रुपए के मील के पत्थर को पार करने के बाद 6 अंकों वाला पहला स्टॉक बनकर इसने इतिहास रच दिया है। एमआरएफ आप सबने सुना होगा, टायर डलाने जाते हो गाड़ी का, कार का, तो कहते हो एमआरएफ का टायर डलाएंगे, एमआरएफ का टायर डलाएंगे। क्या साइकिल में डलाया होगा? साइकिल का आता है क्या एमआरएफ का टायर? पता नहीं। अच्छा, एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है ये पता है आपको? मद्रास रबर फैक्ट्री। इसकी स्थापना होती है 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर बताइए, अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो ये जो टैग है ये देता कौन है? ईट राइट स्टेशन वाला टैग ये फसाई देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसने अभी यात्रियों को हाई क्वालिटी और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। और ये टैग पाने वाला ये पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है, ये ध्यान रखना। पर अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछ ले कि भारत का पहला कौन सा था रेलवे स्टेशन जिसे ये टैग मिला था ईट राइट स्टेशन वाला,
तो आंसर होगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और पूर्वोत्तर भारत का पूछेंगे तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टार रेटिंग वाली उत्तर प्रदेश की पहली जेल कौन सी बनी थी, तो आंसर होगा फर्रुखाबाद जेल। और दूसरी बनी थी बुलंदशहर जेल। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम से 2008 में होती है। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अभी इसके नए सीईओ बने थे, उनका नाम है गंजी कमला वी राव, इसी साल बने थे 2023 में। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत में पहली बार खर्च खाता लॉन्च किया, तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, आपके खर्चों का सुरक्षित प्रबंधन यानी कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। और फिनो पेमेंट बैंक ने इसके लिए किसके साथ सहयोग किया या किसके साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया, तो फिनटेक हबल के साथ। और ये सुविधा फिनो पे एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगी। फिनो पेमेंट बैंक से आपको याद आएगा एक प्रश्न जो हमने पढ़ा था कि बताओ किस बैंक ने राजस्थान रॉयल्स के साथ डिजिटल समझौता किया था। फिनो पेमेंट बैंक आंसर है उसका। आपको याद है टर्बो यूपीआई को किसने लॉन्च किया, रेजर पे ने। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब शुरू होती है? जीरो बैलेंस अकाउंट वाली योजना आई थी ना, बताओ कब शुरू होती है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को कहाँ शुरू किया, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को बांग्लादेश में शुरू किया है। मतलब रोड सेफ्टी इस परियोजना का उद्देश्य है, मतलब सड़क पर होने वाली मौतों को 30% तक कम करना इसका उद्देश्य है। और इस परियोजना में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, $358 मिलियन का। और इस परियोजना को कहाँ पे शुरू किया गया, तो बांग्लादेश में नेशनल हाईवे 4 और नेशनल हाईवे 6 पर। आपको पता है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अच्छा, आप तो ये बताओ भारत में नेशनल हाईवे 7 का नया नाम क्या है, तो नेशनल हाईवे 44 है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा सतीश चंद्रा ने। तो भारतीय राजनयिक हैं सतीश चंद्रा। इन्होंने 1965 से 2005 तक भारतीय विदेश सेवा में अपने व्यापक करियर के बारे में बताया इस बुक में। इस बुक का नाम है अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। आपको बता दूं, वे संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। सतीश चंद्रा इनका नाम है। बाकी डॉक्टर मनोज कुमार इन्होंने बुक लिखी है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। और बीके शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट नाम से बुक लिखी। आदित्य भूषण गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये बुक्स अभी न्यूज में थी, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नाम की बुक को किसने लिखा, तो अश्विंदर सिंह ने। तो अभी अश्विंदर आर सिंह, जो कि भारत में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो इस बुक में उचित सावधानी बरतने, सही स्थान चुनने और उचित मूल्य पर बातचीत करने और कानूनी अंधे स्थानों से बचने जैसे आवश्यक विषयों पर बात की गई है। अश्विंदर आर सिंह इनका नाम है। बाकी संदीप मारवा 8 इयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नाम से बुक लिखी। राम राघव ने पार्टीशन फ्रीडम नाम की बुक लिखी थी जिसको लॉन्च किया था असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। और बीके शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा MN वेंकट चलैया को। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकट चलैया ने इंडिया लीगल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जो नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए एक सुलभ कानूनी हेल्पलाइन है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी या अन्य कारणों से न्याय पाने में कोई भी पीछे न रहे।
तो इस एप्लीकेशन को 6 भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं वो 6 भाषाएं? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली और पंजाबी। और धीरे धीरे ये सुविधा उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। वे इस सुविधा का लाभ अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उठा पाएंगे। अच्छा, वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर इंजन का निर्माण किया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। आपको याद है ट्रैक्टर की एक कंपनी है टेफे, जिसके कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले हमने पढ़ा भी था, अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो टेफे ट्रैक्टर की एक कंपनी है और अभी इसी के साथ IIT कानपुर ने भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन संचालित ट्रैक्टर इंजन का निर्माण किया है। एक्चुअली में ये जो ईंधन है, ये जो फ्यूल है, इसका सीटेन नंबर ज्यादा है, तो ये अंडर कंप्रेशन आराम से इग्नाइट हो जाएगा। मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये वायु प्रदूषण कम करेगा। अच्छा, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक है ये सीटेन नंबर। तो पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है ऑक्टेन नंबर, जबकि डीजल की क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है सीटेन नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितनी मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो आंसर होगा 10,000 रुपए। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। पेंशन के अलावा उन्हें राज्य सरकार की वोल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा सुविधा भी दी जाएगी। अच्छा, पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं 2023 में, तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? 106 को। इस बार भारत रत्न नहीं मिला, पद्म पुरस्कार दिए गए 106 को, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री 91 को। अब देखो, पद्म विभूषण जरूर याद रखने हैं आपको। जो 6 व्यक्ति हैं उनके नाम क्या क्या हैं? बालकृष्ण विठल दास दोषी, मरणोपरांत मिला इनको, ये वास्तुकला से संबंधित थे, आर्किटेक्ट थे। एक थे जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं। एक है SM कृष्णा, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय ये विदेश मंत्री थे। एक है दिलीप महालनोबिस, ORS का जनक इनको कहा जाता है। एक है श्रीनिवासन वर्धन, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और एक है मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव। वैसे मरणोपरांत मिला इनको पद्म विभूषण। तो ये नाम तो आप जरूर से याद रखना। और हरियाणा सरकार जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं हरियाणा राज्य के, उनको हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन देना स्टार्ट करेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा संशोधक। तो SVL यानी कि सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट के तहत 4 जहाज लॉन्च हो चुके हैं। इनके नाम हैं संध्याक, निर्देशक, इक्षक और अभी चौथा भी आ गया है संशोधक। और इसे कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। इसे बनाया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार जिनका नाम है कॉर्मैक मैककार्थी, इनका निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो आंसर होगा अमेरिका। तो कॉर्मैक मैककार्थी यह अमेरिका के उपन्यासकार थे। इनके 2 उपन्यास बहुत फेमस थे। एक था द रोड, जिसके लिए इन्हें 2007 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था, और दूसरा था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसने 2007 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। पुलित्जर पुरस्कार यह अमेरिका के पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है और अभी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में ये मिला था न्यूयॉर्क टाइम्स को। और प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला में दिया जाता है और अभी ये मिला था सर डेविड चिपरफील्ड को। फिर बताइए, अभी हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो आंसर होगा अंजदीप। तो INS अंजदीप मतलब भारतीय नौसैनिक जहाज अंजदीप। INS की फुल फॉर्म में होती है ये इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज, और इस जहाज का नाम है अंजदीप। तो अभी इसे चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। ASW SWC का मतलब क्या हो गया? ASW का मतलब हो गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब ये पनडुब्बियों को खोज खोज कर उन्हें नष्ट कर देता है।
और SWC मतलब हो गया शेलो वाटर क्राफ्ट, मतलब ये उथले पानी में, छिछले पानी में रहने वाला है। तो ये ASW का SWC श्रेणी का तीसरा जहाज है। तो इसके पहले दो कौन से थे? INS अर्नला और दूसरा था INS एंड्रॉथ। INS अर्नला के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इससे एक प्रश्न आपका बनता है डायरेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है, तो आंसर होगा INS अर्नला। हमने कहा ना, ये पनडुब्बियों को खोज खोज कर चुन चुन कर नष्ट करता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और ये इस श्रेणी का, इस कैटेगरी का तीसरा है INS अंजदीप। पहला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, INS अर्नला। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि देश का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है, INS अर्नला। दूसरा INS एंड्रॉथ और ये तीसरा हो गया। तो इसे आप अर्नला श्रेणी का तीसरा जहाज भी कह सकते हो। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? गार्डन रिच शिपयार्ड्स में, जो है कोलकाता में। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा जहाज, ये भी अभी चेन्नई से लॉन्च हुआ था, चेन्नई के कट्टुपल्ली से ही, जिसका नाम था संशोधक। इसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, जिसे कोच्चि से लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को। फिर बताइए, 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो यहाँ पे बात हो रही है IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की, जिसकी स्थापना 1930 में होती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। ब्रुसेल बेल्जियम आपको याद आया, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और नाटो का भी हेडक्वार्टर है। तो इसकी स्थापना पूरे विश्व में प्रशासनिक सुधार के लिए होती है। अब 2025 में इसका वार्षिक सम्मेलन ये भारत में होगा, और भारत में कहाँ पे? केरल के कोच्चि में होगा, जो हमारे लिए बड़ी बात है। और उसमें इसकी थीम होगी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। आप जानते हो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा दिवस हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। फिर बताइए, अभी जून 2023 में किस देश में आयोजित कोमोडो नौसैनिक अभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है कोमोडो एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? इंडोनेशिया के मकासर में। इस बार ये इसका चौथा संस्करण है, मतलब इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से भारत भी एक देश है। और इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया। वैसे अगर बात करोगे भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति होती है और समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है। देखो, इंडोनेशिया की नई कैपिटल बन चुकी है। अभी तक इसकी कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन इसकी नई कैपिटल क्या है? नुसंतारा है। कौन से द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। और जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आसियान का मुख्यालय है। आपको याद है, अभी 2023 में आसियान समिट की अध्यक्षता की है इंडोनेशिया ने। कौन सा नंबर की? 42वें, 42 नंबर की। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। पिछले साल 2022 में G20 की अध्यक्षता ये इंडोनेशिया के पास थी। वैसे इस बार G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, भारत के पास है। कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। और फिर बताइए, अभी हाल ही में कृषि महोत्सव, जिसको कहते हैं रजा पर्व या रज पर्व, आप इसे बोल दीजिए, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और इस रज पर्व को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि महोत्सव है जो 3 दिनों तक मनाया जाता है। आप कह सकते हो ये मानसून के आने का प्रतीक है। और इसमें धरती माता की पूजा की जाती है। इसमें धरती माता के 3 दिन के मासिक चक्र होते हैं। तो इन 3 दिनों में ना तो खेतों में जुताई होती है, ना खुदाई वगैरह होती है। और इन 3 दिनों को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पहले दिन को पहली रजा बोलते हैं या रजा संक्रांति बोलते हैं। दूसरे दिन को माझी रजा बोल दीजिए या फिर मिथुन संक्रांति बोलते हैं। और तीसरे दिन को बसी रजा या भूदाहा कहते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया मैंने। वैसे सिंपल सा याद रखो, रजा पर्व, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। वैसे उड़ीसा में और भी कुछ महोत्सव उत्सव हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव, धानु जात्रा महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पे होती है, छऊ उत्सव मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य उत्सव का आयोजन यहाँ पे होता है। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया? तो आप बताओ क्या हो सकता है आंसर? ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश।
तो अब उत्तर प्रदेश की जेलों को सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा।